किस्से कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी। कुछ किस्से कुछ कहानियां में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी ढपोर संख। ये कहानी प्रेमचंद की लिखी कथा श्रृंखला मानसरोवर के चौथे भाग से ली गई है। कथा का शीर्षक है ढपोर संख। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मुरादाबाद में मेरे एक पुराने मित्र हैं, जिन्हें दिल में तो मैं एक रत्न समझता हूं, पर पुकारता हूं ढपोर संख कहकर, और वो बुरा भी नहीं मानते। ईश्वर ने उन्हें जितना हृदय दिया है, उसकी आधी बुद्धि दी होती तो आज वो कुछ और होते। उन्हें हमेशा तंग हस्त ही देखा, मगर किसी के सामने कभी हाथ फैलाते नहीं देखा। हम और वो बहुत दिनों तक साथ पढ़े हैं। खासी बेतकल्लुफी है, पर ये जानते हुए भी कि मेरे लिए 150 रुपए से उनकी मदद करना कोई बड़ी बात नहीं, और मैं बड़ी खुशी से करूंगा। कभी मुझसे एक पाई के रवादार न हुए। अगर हीले से बच्चों को 2-4 रुपए दे देता हूं तो विदा होते समय उसकी दुगनी रकम के मुरादाबादी बर्तन लादने पड़ते हैं। इसलिए मैंने ये नियम बना लिया है कि जब उनके पास जाता हूं तो 1-2 दिन में जितनी बड़ी से बड़ी चपत दे सकता हूं देता हूं। मौसम में जो महंगी से महंगी चीज होती है वही खाता हूं, और मांग मांग कर खाता हूं। मगर दिल के ऐसे बेहया हैं कि अगर एक बार भी उधर से निकल जाऊं और उनसे ना मिलूं तो बुरी तरह डांट बताते हैं। इधर 2-3 साल से मुलाकात न हुई थी। जी देखने को चाहता था। मई में नैनीताल जाते हुए उनसे मिलने के लिए उतर पड़ा। छोटा सा घर है, छोटा सा परिवार, छोटा सा डील। द्वार पर आवाज दी, ढपोर संख, ढपोर संख। बाहर निकल आए और गले से लिपट गए। तांगे पर से मेरे ट्रंक को उतारकर कंधे पर रखा, बिस्तर बगल में दबाया और घर में दाखिल हो गए। कहता हूं बिस्तर मुझे दे दो, मगर कौन सुनता है। भीतर कदम रखा तो देवी जी के दर्शन हुए। छोटे बच्चे ने आकर प्रणाम किया। बस यही परिवार है। कमरे में गया तो देखा खतों का एक दफ्तर फैला हुआ है। खतों को सुरक्षित रखने की तो इनकी आदत नहीं। इतने खत किसके हैं? कौतूहल से पूछा। ये क्या कूड़ा फैला रखा है जी, समेटो। देवी जी मुस्कुराकर बोलीं, कूड़ा ना कहिए, एक एक पत्र साहित्य का रत्न है। आप तो इधर आए नहीं। इनके एक नए मित्र पैदा हो गए हैं। ये उन्हीं के कर कमलों के प्रसाद हैं। ढपोर संख ने अपनी नन्ही नन्ही आंखें सिकोड़ कर कहा, तुम उसके नाम से क्यों इतना जलती हो? मेरी समझ में नहीं आता। अगर तुम्हारे 200-400 रुपए उस पर आते हैं तो उनका देनदार मैं हूं। वो भी अभी जीता जागता है। किसी को बेईमान क्यों समझती हो? ये क्यों नहीं समझती कि उसे अभी सुविधा नहीं है? और फिर 2-4 रुपए एक मित्र के हाथों डूब ही जाएं तो क्यों रो? माना हम गरीब हैं, 200-400 रुपए हमारे लिए 2-4 लाख से कम नहीं, लेकिन खाया तो एक मित्र ने। देवी जी जितनी रूपवती थीं उतनी ही जबान की तेज थीं। बोलीं, अगर ऐसे ही का नाम मित्र है तो मैं नहीं समझती शत्रु किसे कहते हैं। ढपोर संख ने मेरी तरफ देखकर मानो मुझसे हामी भराने के लिए कहा, औरतों का हृदय बहुत ही संकीर्ण होता है। देवी जी नारी जाति पर ये आपेक्ष कैसे सह सकती थीं? आंखें तरेर कर बोलीं, ये क्यों नहीं कहते कि उल्लू बनाकर ले गया, ऊपर से हेकड़ी जताते हो। डाल गिर जाने पर तुम्हें भी सूखा अच्छा लगे तो कोई आश्चर्य नहीं। मैं जानती हूं रुपया हाथ का मैल है। ये भी समझती हूं कि जिसके भाग्य का जितना होता है उतना वो खाता है। मगर ये मैं कभी न मानूंगी कि वो सज्जन था और आदर्शवादी था, और ये था वो था। साफ साफ क्यों नहीं कहते लंपट था, दगाबाज था। बस मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं। ढपोर संख ने गर्म होकर कहा, मैं ये नहीं मान सकता। देवी जी भी गर्म होकर बोलीं, तुम्हें मानना पड़ेगा। महाशय जी आ गए हैं, मैं इन्हें पंच बदती हूं। अगर ये कह देंगे कि सज्जनता का पुतला था, आदर्शवादी था, वीरात्मा था, तो मैं मान लूंगी और फिर उसका नाम न लूंगी।
और यदि इनका फैसला मेरे अनुकूल हुआ तो लाला तुम्हें इनको अपना बहनोई कहना पड़ेगा। मैंने पूछा, किसका जिक्र कर रही हैं? वो कौन था? देवी जी ने आंखें नचाकर कहा, इन्हीं से पूछो कौन था। इनका बहनोई था। ढपोर संख ने झेप कर कहा, अजी एक साहित्य सेवी था, करुणाकर जोशी। बेचारा विपत्ति का मारा यहां आ पड़ा था। उस वक्त तो ये भी भैया भैया करती थीं, हलवा बना बनाकर खिलाती थीं। उसकी विपत्ति कथा सुनकर टेसवे बहाती थीं, और आज वो दगाबाज है, लंपट है, लबार है। देवी जी ने कहा, वो तुम्हारी खातिर थी। मैं समझती थी लेख लिखते हो, व्याख्यान देते हो, साहित्य के मर्मज्ञ बनते हो, कुछ तो आदमी पहचानते होंगे। पर अब मालूम हो गया कि कलम घिसना और बात है, मनुष्य की नाड़ी पहचानना और बात। मैं इस जोशी का वृत्तांत सुनने के लिए उत्सुक हो उठा। ढपोर संख तो अपना पचड़ा सुनाने को तैयार थे, मगर देवी जी ने कहा, खाने पीने से निवृत्त होकर पंचायत बैठे। मैंने भी इसे स्वीकार कर लिया। देवी जी घर में जाती हुई बोलीं, तुम्हें कसम है, जो अभी जोशी के बारे में एक शब्द भी इनसे कहो, मैं भोजन बनाकर जब तक खिला न लूं तब तक दोनों आदमियों पर दफा 144 है। ढपोर संख ने आंखें मारकर कहा, तुम्हारा नमक खाकर ये तुम्हारी तरफदारी करेंगे ही। इस बार देवी जी के कानों में ये जुमला ना पड़ा। धीमे स्वर में कहा भी गया था, नहीं तो देवी जी ने कुछ न कुछ जवाब जरूर दिया होता। देवी जी चूल्हा जला चुकी और ढपोर संख उनकी ओर से निश्चिंत हो गए तो मुझसे बोले, जब तक वो रसोई में है मैं संक्षेप में तुम्हें वो वृत्तांत सुना दूं। मैंने धर्म की आड़ लेकर कहा, नहीं भाई, मैं पंच बनाया गया हूं और इस विषय में कुछ न सुनूंगा, उन्हें आ जाने दो। मुझे भय है कि तुम उन्हीं का सा फैसला कर दोगे और फिर वो मेरा घर में रहना अपाढ़ कर देगी। मैंने ढाढ़स दिया, ये आप कैसे कह सकते हैं मैं क्या फैसला दूंगा? मैं तुम्हें जानता जो हूं, तुम्हारी अदालत में औरत के सामने मर्द कभी जीत ही नहीं सकता। तो क्या चाहते हो, तुम्हारी डिग्री कर दूं? क्या दोस्ती का इतना हक भी अदा नहीं कर सकते? अच्छा लो, तुम्हारी जीत होगी, चाहे गालियां ही क्यों न मिले। खाते पीते दोपहर हो गई। रात का जागा था, सोने की इच्छा हो रही थी, पर देवी जी कब मानने वाली थीं। भोजन करके आ पहुंची। ढपोर संख ने पत्रों का पुलिंदा समेटा और वृत्तांत सुनाने लगा। देवी जी ने सावधान किया, एक शब्द भी झूठ बोले तो जुर्माना होगा। ढपोर संख ने गंभीर होकर कहा, झूठ वो बोलता है जिसका पक्ष निर्बल होता है, मुझे तो अपनी विजय का विश्वास है। इसके बाद कथा शुरू हो गई। 2 साल से ज्यादा हुए एक दिन मेरे पास एक पत्र आया, जिसमें साहित्य सेवा के नाते एक ड्रामे की भूमिका लिखने की प्रेरणा की गई थी। करुणाकर का पत्र था। इस साहित्यिक रीति से मेरा उनसे प्रथम परिचय हुआ। साहित्यकारों की इस जमाने में जो दुर्दशा है उसका अनुभव कर चुका हूं और करता रहता हूं, और यदि भूमिका तक बात रहे तो उनकी सेवा करने में पसोपेश नहीं होता। मैंने तुरंत जवाब दिया, आप ड्रामा भेज दीजिए। 1 सप्ताह में ड्रामा आ गया, पर अब के पत्र में भूमिका लिखने ही की नहीं, कोई प्रकाशक ठीक कर देने की भी प्रार्थना की गई थी। मैं प्रकाशकों के झंझट में नहीं पड़ता, कई मित्रों को जानी दुश्मन बना चुका हूं। मैंने ड्रामे को पढ़ा, उस पर भूमिका लिखी और हस्तलिपि लौटा दी। ड्रामा मुझे सुंदर मालूम हुआ, इसलिए भूमिका भी प्रशंसात्मक थी। कितनी ही पुस्तकों की भूमिका लिख भी चुका हूं, कोई नई बात न थी। पर अब भूमिका लिखकर पिंड न छूटा। 1 सप्ताह के बाद एक लेख आया कि इसे अपनी पत्रिका में प्रकाशित कर दीजिए। ढपोर संख एक पत्रिका के संपादक हैं। इसे गुण कहिए या दोष, मुझे दूसरों पर विश्वास बहुत जल्दी आ जाता है, और जब किसी लेखक का मामला हो तो मेरी विश्वास क्रिया और भी तीव्र हो जाती है। मैं अपने एक मित्र को जानता हूं जो साहित्यकारों के साए से भागते हैं। वो खुद निपुण लेखक हैं, बड़े ही सज्जन हैं, बड़े ही जिंदा दिल। अपनी शादी करके लौटने पर जब जब रास्ते में मुझसे भेंट हुई, कहा, आपकी मिठाई रखी हुई है, भिजवा दूंगा। पर वो मिठाई आज तक न आई। हालांकि अब ईश्वर की दया से विवाह तरु में फल भी लग गए हैं,
लेकिन खैर, मैं साहित्य सेवियों से इतना चौकन्ना नहीं रहता। इन पत्रों में इतनी विनय, इतना आग्रह, इतनी भक्ति होती थी कि मुझे जोशी से बिना साक्षात्कार के ही स्नेह हो गया। मालूम हुआ एक बड़े बाप का बेटा है, घर से इसलिए निर्वासित है कि उसके चाचा दहेज की लंबी रकम लेकर उसका विवाह करना चाहते थे, पर उसे मंजूर न हुआ। इस पर चाचा ने घर से निकाल दिया। बाप के पास गया। बाप आदर्श भ्रातृभक्त था। उसने चाचा के फैसले की अपील न सुनी। ऐसी दशा में सिद्धांत का मारा युवक सिवाय घर से बाहर निकल भागने के और क्या करता। यों वन वन के पत्ते तोड़ता, द्वार द्वार ठोकरें खाता वो ग्वालियर आ गया था। उस पर मंदाग्नि का रोगी, जीर्ण ज्वर से ग्रस्त। आप ही बतलाइए, ऐसे आदमी से क्या सहानुभूति न होती? फिर जब एक आदमी आपको प्रिय भाई साहब लिखता है, अपने मनोरहस्य आपके सामने खोलकर रखता है, विपत्ति में भी धैर्य और पुरुषार्थ को हाथ से नहीं छोड़ता, कड़े से कड़ा परिश्रम करने को तैयार है, तो यदि आप में सौजन्य का अणुमात्र भी है तो आप उसकी मदद जरूर करेंगे। अच्छा, अब फिर ड्रामे की तरफ आइए। कई दिनों बाद जोशी का पत्र प्रयाग से आया। वो वहां के एक मासिक पत्रिका के संपादकीय विभाग में नौकर हो गया था। यह पत्र पाकर मुझे कितना संतोष और आनंद हुआ, कह नहीं सकता। कितना उद्यमशील आदमी है, उसके प्रति मेरा स्नेह और भी प्रगाढ़ हो गया। पत्रिका का स्वामी संपादक सख्ती से पेश आता था। जरा सी देर हो जाने पर दिन भर की मजदूरी काट लेता था। बात बात पर घुड़कियां जमाता, पर यह सत्याग्रही वीर सब कुछ सहकर भी अपने काम में लगा रहता। अपना भविष्य बनाने का ऐसा अवसर पाकर वो उसे कैसे छोड़ देता? ये सारी बातें स्नेह और विश्वास को बढ़ाने वाली थीं। एक आदमी को कठिनाइयों का सामना करते देखकर किसे उससे प्रेम न होगा, गर्व न होगा। प्रयाग में वो ज्यादा न ठहर सका। उसने मुझे लिखा, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूं, भूखों मरने को तैयार हूं, पर आत्मसम्मान में दाग नहीं लगा सकता, कुवचन नहीं सह सकता। ऐसा चरित्र यदि आप पर प्रभाव न डाले तो मैं कहूंगा आप चालाक चाहे जितने हों, पर हृदय शून्य हैं। एक सप्ताह के बाद प्रयाग से फिर पत्र आया। यह व्यवहार मेरे लिए असह्य हो गया। आज मैंने इस्तीफा दे दिया कि मैंने हल्के दिल से लगी लगाई रोजी छोड़ दी। मैंने वो सब किया जो मुझे करना चाहिए था, यहां तक कि कुछ कुछ वो भी किया जो मुझे न करना चाहिए था, पर आत्मसम्मान का खून नहीं कर सकता। अगर ये कर सकता तो मुझे घर छोड़कर निकलने की क्या आवश्यकता थी? मैंने बंबई जाकर अपनी किस्मत आजमाने का निश्चय किया है। मेरा दृढ़ संकल्प है कि अपने घरवालों के सामने हाथ न फैलाऊंगा, उनसे दया की भिक्षा न मांगूंगा। मुझे कुलीगिरी करना मंजूर है, टोकरी ढोना मंजूर है, पर अपनी आत्मा को कलंकित नहीं कर सकता। मेरी श्रद्धा और बढ़ गई। यह व्यक्ति अब मेरे लिए केवल ड्रामा का चरित्र न था, जिसके सुख से सुखी और दुख से दुखी होने पर भी हम दर्शक ही रहते हैं। वो अब मेरे इतने निकट पहुंच गया था कि उस पर आघात होते देखकर मैं उसकी रक्षा करने को तैयार था। उसे डूबते देखकर पानी में कूदने से भी न हिचकता। मैं बड़ी उत्कंठा से उसके बंबई से आने वाले पत्र का इंतजार करने लगा। 6वें दिन पत्र आया। वह बंबई में काम खोज रहा था। लिखा था, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूं। फिर 2-2, 4-4 दिन के अंतर से कई पत्र आए। वो वीरों की भांति कठिनाइयों के सामने कमर कसे खड़ा था। हालांकि 3 दिन से उसे भोजन न मिला था। ओह, कितना ऊंचा आदर्श है, कितना उज्ज्वल चरित्र! मैं समझता हूं मैंने उस समय बड़ी कृपणता की। मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कारा। यह बेचारा इतने कष्ट उठा रहा है और तुम बैठे देख रहे हो। क्यों उसके पास कुछ रुपए नहीं भेजते? मैंने आत्मा के कहने पर अमल ना किया, पर अपनी बेदर्दी पर खिन्न अवश्य था। जब कई दिन की बेचैनी भरे हुए इंतजार के बाद ये समाचार आया कि वो एक साप्ताहिक पत्र के संपादकीय विभाग में जगह पा गया है, तो मैंने आराम की सांस ली और ईश्वर को सच्चे दिल से धन्यवाद दिया। साप्ताहिक में जोशी के लेख निकलने लगे।
उन्हें पढ़कर मुझे गर्व होता था। कितने सजीव, कितने विचार से भरे लेख थे। उसने मुझसे भी लेख मांगे, पर मुझे अवकाश न था। क्षमा मांगी। हालांकि इस अवसर पर उसको प्रोत्साहन न देने पर मुझे बड़ा खेद होता था, लेकिन शायद बाधाएं हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी थीं। पत्र के ग्राहक कम थे, चंदे और डोनेशन से काम चलता था। रुपए हाथ आ जाते तो कर्मचारियों को थोड़ा थोड़ा मिल जाता, नहीं आसरा लगाए काम करते रहते। इस दशा में गरीब ने 3 महीने काटे होंगे। आशा थी 3 महीने का हिसाब होगा तो अच्छी रकम हाथ लगेगी, मगर वहां सूखा जवाब मिला। स्वामी ने टाट उलट दिया, पत्र बंद हो गया और कर्मचारियों को अपना सा मुंह लिए विदा होना पड़ा। स्वामी की सज्जनता में संदेह नहीं, लेकिन रुपए कहाँ से लाता? सज्जनता के नाते लोग आधे वेतन पर काम कर सकते थे, लेकिन पेट बांध कर काम करना कब मुमकिन था? और फिर बंबई का खर्च। बेचारे जोशी को फिर ठोकरें खानी पड़ीं। मैंने खत पढ़ा तो बहुत दुख हुआ। ईश्वर ने मुझे इस योग्य न बनाया, नहीं बेचारा क्यों पेट के लिए यूं मारा मारा फिरता। अब की बार बहुत हैरान न होना पड़ा। किसी मिल में गांठों पर नंबर लिखने का काम मिल गया। 1 रुपया रोज मजूरी थी। बंबई में 1 रुपया इधर के 4 आने बराबर समझो। कैसे उसका काम चलता था ईश्वर ही जाने। कई दिनों के बाद एक लंबा पत्र आया। एक जर्मन एजेंसी उसे रखने पर तैयार थी, अगर तुरंत 100 रुपए की जमानत दे सके। एजेंसी यहाँ की फौजों में जूते, सिगार, साबुन आदि सप्लाई करने का काम करती थी। अगर ये जगह मिल जाती तो उसके दिन आराम से कटने लगते। लिखा था, अब जिंदगी से तंग आ गया हूं। हिम्मत ने जवाब दे दिया, आत्महत्या करने के सिवा और कोई उपाय नहीं सूझता। केवल माताजी की चिंता है, रो रो कर प्राण दे देंगी। पिताजी के साथ उन्हें शारीरिक सुखों की कमी नहीं, पर मेरे लिए उनकी आत्मा तड़पती रहती है। मेरी यही अभिलाषा है कि कहीं बैठने का ठिकाना मिल जाता तो एक बार उन्हें अपने साथ रखकर उनकी जितनी सेवा हो सकती करता। इसके सिवा मुझे कोई इच्छा नहीं है। लेकिन जमानत कहाँ से लाऊं? बस कल का दिन और है। परसों कोई दूसरा उम्मीदवार जमानत देकर ये ले लेगा और मैं ताकता रह जाऊंगा। एजेंट मुझे रखना चाहता है, लेकिन अपने कार्यालय के नियमों का क्या करे? इस पत्र ने मेरी कृपण प्रकृति को भी वशीभूत कर लिया। इच्छा हो जाने पर कोई न कोई राह निकल आती है। मैंने रुपए भेजने का निश्चय कर लिया। अगर इतनी मदद से एक युवक का जीवन सुधर रहा हो तो कौन ऐसा है जो मुंह छिपा ले? इससे बड़ा रुपयों का और क्या सदुपयोग हो सकता है? हिंदी में कलम घिसने वालों के पास इतनी बड़ी रकम जरा मुश्किल ही से निकलती, पर संयोग से उस वक्त मेरे कोष में रुपए मौजूद थे। मैं इसके लिए अपनी कृपणता का ऋणी हूं। देवी जी की सलाह ली, वो बड़ी खुशी से राजी हो गईं। हालांकि अब सारा दोष मेरे ही सर मढ़ा जाता है। कल रुपयों का पहुंचना आवश्यक था, नहीं तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। मनी ऑर्डर 3 दिन में पहुंचेगा। तुरंत तार घर गया और तार से रुपए भेज दिए। जिसने बरसों की कतर ब्योंत के बाद इतने रुपए जोड़े हों और जिसे भविष्य भी अभावमय ही दिखता हो, वही उस आनंद का अनुभव कर सकता है जो इस समय मुझे हुआ। सेठ हमीरचंद को 10 लाख का दान करके भी इतना आनंद न हुआ होगा। दिया तो मैंने ऋण समझकर ही, पर वो दोस्ती का ऋण था, जिसका अदा होना स्वप्न का यथार्थ होना है। उस पत्र को मैं कभी ना भूलूंगा जो धन्यवाद के रूप में चौथे दिन मुझे मिला। कैसे सच्चे उद्गार थे, एक एक शब्द अनुग्रह में डूबा हुआ। मैं उसे साहित्य की एक चीज समझता हूं। देवी जी ने चुटकी ली। 100 रुपए में उससे बहुत अच्छा पत्र मिल सकता है। ढपोर संख ने कुछ जवाब न दिया, कथा कहने में तन्मय थे। बंबई में वो किसी प्रसिद्ध स्थान पर ठहरा था। केवल नाम और पोस्ट बॉक्स लिखने ही से उसे पत्र मिल जाता था। वहां से कई पत्र आए। वो प्रसन्न था। देवी जी बोलीं, प्रसन्न क्यों ना होता? कंपे में एक चिड़िया जो फंस गई थी। ढपोर संख ने चिढ़कर कहा, या तो मुझे कहने दो या तुम कहो, बीच में मत बोलो। बंबई से कई दिन के बाद एक पत्र आया।
कि एजेंसी ने उसके व्यवहार से प्रसन्न होकर उसे काशी में नियुक्त कर दिया है और वो काशी आ रहा है। उसे वेतन के उपरांत भत्ता भी मिलेगा। काशी में उसके एक मौसा थे जो वहां के प्रसिद्ध डॉक्टर थे, पर वो उनके घर न उतरकर अलग ठहरा। इससे उसके आत्मसम्मान का पता चलता है। मगर 1 महीने में काशी से उसका जी भर गया। शिकायत से भरे पत्र आने लगे। सुबह से शाम तक फौजी आदमियों की खुशामद करनी पड़ती है। सुबह का गया गया 10 बजे रात को घर लौटता हूं। उस वक्त अकेला अंधेरा घर देखकर चित्त दुख से भर जाता है। किससे बोलूं, किससे हंसूं। बाजार की पूरियां खाते खाते तंग आ गया हूं। मैंने समझा था अब कुछ दिन चैन से कटेंगे, लेकिन मालूम होता है अभी किस्मत में ठोकरें खाना लिखा है। मैं इस तरह जीवित नहीं रह सकता। रात रात भर पड़ा रोता रहता हूं आदि। मुझे इन पत्रों में वो अपने आदर्श से गिरता हुआ मालूम हुआ। मैंने उसे समझाया, लगी रोजी न छोड़ो, काम किए जाओ। जवाब आया, मुझसे अब यहां नहीं रहा जाता। फौजियों का व्यवहार असह्य है। फिर मैनेजर साहब मुझे रंगून भेज रहे हैं और रंगून जाकर मैं बच नहीं सकता। मैं कोई साहित्यिक काम करना चाहता हूं। कुछ दिन आपकी सेवा में रहना चाहता हूं। मैं इस पत्र का जवाब देने जा ही रहा था कि फिर पत्र आया। मैं कल देहरादून एक्सप्रेस से आ रहा हूं। दूसरे दिन वो आ पहुंचा। दुबला सा आदमी, सांवला रंग, लंबा मुंह, बड़ी बड़ी आंखें, अंग्रेजी वेश, साथ में कई चमड़े के ट्रंक, एक सूटकेस, एक होल्डॉल। मैं तो उसका ठाठ देखकर दंग रह गया। देवी जी ने टिप्पणी की, फिर भी तो न चेते। मैंने समझा था गाढ़े का कुर्ता, चप्पल, ज्यादा से ज्यादा फाउंटेन पेन वाला आदमी होगा, मगर ये महाशय तो पूरे साहब बहादुर निकले। मुझे इस छोटे से घर में उन्हें ठहराते हुए संकोच हुआ। देवी जी से बिना बोले ना रहा गया। आते ही श्री चरणों पर सिर तो रख दिया, अब और क्या चाहते थे? ढपोर संख अब की मुस्काए। देखो श्यामा, बीच बीच में टोको मत। अदालत की प्रतिष्ठा ये कहती है कि अभी चुपचाप सुनती रहो। जब तुम्हारी बारी आए तो जो चाहे कहना। फिर सिलसिला शुरू हुआ। था तो दुबला पतला, मगर बड़ा फुर्तीला, बातचीत में बड़ा चतुर। एक जुमला अंग्रेजी बोलता, एक जुमला हिंदी, और हिंदी अंग्रेजी की खिचड़ी, जैसे आप जैसे सभ्य लोग बोलते हैं। बातचीत शुरू हुई। आपके दर्शनों की बड़ी इच्छा थी। मैंने जैसा अनुमान किया था वैसा ही आपको देखा। बस अब मालूम हो रहा है कि मैं भी आदमी हूं। इतने दिनों तक कैदी था। मैंने कहा, तो क्या इस्तीफा दे दिया? नहीं, अभी तो छुट्टी लेकर आया हूं। अभी इस महीने का वेतन भी नहीं मिला। मैंने लिख दिया है यहां के पते से भेज दें। नौकरी तो अच्छी है, मगर काम बहुत करना पड़ता है और मुझे कुछ लिखने का अवसर नहीं मिलता। खैर, रात को मैंने इसी कमरे में उन्हें सुलाया। दूसरे दिन यहां के एक होटल में प्रबंध कर दिया। होटल वाले पेशगी रुपए लेते हैं। जोशी के पास रुपए न थे। मुझे 30 रुपए देने पड़े। मैंने समझा इसका वेतन तो आता ही होगा, ले लूंगा। यहां मेरे एक माथुर मित्र हैं, उनसे भी मैंने जोशी का जिक्र किया था। उसके आने की खबर पाते ही होटल दौड़े। दोनों में दोस्ती हो गई। जोशी 2-3 बार दिन में, एक बार रात को जरूर आते और खूब बातें करते। देवी जी उनको हाथों पर लिए रहती। कभी उनके लिए पकौड़ियां बन रही हैं, कभी हलवा। जोशी हरफन मौला था। गाने में कुशल, हारमोनियम में निपुण, इंद्रजाल के करतब दिखलाने में कुशल। सालन अच्छा पकाता था। देवी जी को गाना सीखने का शौक पैदा हो गया। उसे म्यूजिक मास्टर बना लिया। देवी जी लाल मुंह करके बोलीं, तो क्या मुफ्त में हलवा, पकौड़ियां और पान बना बनाकर खिलाती? 1 महीना गुजर गया, पर जोशी का वेतन न आया। मैंने पूछा भी नहीं। सोचा अपने दिल में समझेगा। अपने होटल वाले रुपयों का तकाजा कर रहे हैं। माथुर के घर भी उसने आना जाना शुरू कर दिया। दोनों साथ घूमने जाते, साथ रहते। जोशी जब आते माथुर का बखान करते, माथुर जब आते जोशी का बखान करते, जोशी की तारीफ करते। जोशी के पास अपने अनुभवों का विशेष भंडार था। वो फौज में रह चुका था।
जब उसकी मंगेतर का विवाह दूसरे आदमी से हो गया तो शोक में उसने फौजी नौकरी छोड़ दी थी। सामाजिक जीवन की न जाने कितनी ही घटनाएं उसे याद थीं, और जब अपने माँ बाप और चाचा चाची का जिक्र करने लगता तो उसकी आंखों में आंसू भर आते। देवी जी भी उसके साथ रोतीं। देवी जी तिरछी आंखों से देख कर रह गईं। बात सच्ची थी। एक दिन मुझसे अपने एक ड्रामे की बड़ी तारीफ की। वो ड्रामा कलकत्ते में खेला गया और मदन कंपनी के मैनेजर ने उसे बधाइयां दी थीं। ड्रामे के 2-4 टुकड़े जो उसके पास पड़े थे उसने मुझे सुनाए। तो अभी आप सुन रहे थे कहानी ढपोर शंख का पहला भाग। दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे शीघ्र सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, ये कहानी आपको कैसी लग रही है इसकी टिप्पणी और सुझाव देना ना भूलें, क्योंकि आपकी टिप्पणी और सुझाव हमारे लिए अपनी अगली प्रस्तुति को और अधिक दिलचस्प बनाने में मदद करेंगे। धन्यवाद। कुछ किस्से, कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी। कुछ किस्से, कुछ कहानी।